जय हिंद, नमस्कार। आप सभी प्रतिभागियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं आज आप लोगों के साथ एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन, विशेष आर्थिक क्षेत्र के संदर्भ में आज आपके साथ चर्चा हम करेंगे। यह प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी और मुख्य परीक्षा दोनों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। आप देखेंगे पिछले वर्ष में आईएएस और पीसीएस के, चाहे वो प्रारंभिक परीक्षा के पेपर्स हो या मुख्य परीक्षा के पेपर्स हो, यहां से प्रश्न निरंतर पूछे गए हैं। तो आज इसी पर हम विशेष चर्चा आपके साथ करने जा रहे हैं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन, विशेष आर्थिक क्षेत्र। विशेष आर्थिक क्षेत्र आर्थिक क्षेत्र, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, जिसे हम शॉर्ट में सेज भी कहते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश में विदेशी व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए, स्पेशली निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, आयात को हतोत्साहित करने की दिशा में नीतिगत और संस्थागत कदम उठाए जाने लगे। इस अनुक्रम में स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन की स्थापना की गई। इस अनुक्रम में एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन ईपीजेड की अवधारणा लाई गई। निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र की अवधारणा लाई गई। इसी अनुक्रम में एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट, निर्यात उन्मुख इकाइयों की योजना लाई गई। परंतु इसके बावजूद देश के निर्यात में अपेक्षित वृद्धि नहीं हुई। देश का निर्यात तेजी से बढ़ा पाने में हम असफल रहे। 1991 में जब देश में आर्थिक उदारीकरण की नीति शुरू की गई, तो उसके माध्यम से देश में हमने विदेशी व्यापार नीति का भी उदारीकरण किया। हम विदेशी निवेश संबंधी प्रावधानों का उदारीकरण किया। विदेशी व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए हम इनोवेटिव वर्क करने लगे। हम कस्टम ड्यूटीज को लेकर के भी कुछ सुधारात्मक कदम उठाए, अनेक योजनाएं शुरू किया, जिससे कि हमारा निर्यात बढ़े, व्यापार शेष में असंतुलन की स्थिति दूर हो सके, व्यापार के माध्यम से हम विकास को बढ़ावा दे सके, व्यापार के माध्यम से हम एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सके। इन सब पर ध्यान दिए जाने लगा। सरकार निर्यात के मोर्चे पर विशेष फोकस करने लगी और सरकार ने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए बहुआयामी रणनीति को अपनाया। इसी अनुक्रम में भारत सरकार द्वारा अप्रैल 2000 में जो वार्षिक विदेशी व्यापार नीति घोषित की गई, उसमें स्पेशल इकोनॉमिक जोन का कंसेप्ट लाया गया। वर्ष 2000 में, अप्रैल 2000 में भारत सरकार द्वारा अपनी वार्षिक पूरक विदेश व्यापार नीति घोषित की गई। उल्लेखनीय है कि अप्रैल 1998 में भारत सरकार ने 5 वर्षों के लिए अपनी विदेश व्यापार नीति की घोषणा किया।
अपनी दूसरी पंचवर्षीय व्यापारिक नीति की घोषणा किया। इसी अनुक्रम में एनुअल भी विदेश व्यापार नीति घोषित की जाती रही। तो 1998 में भारत सरकार द्वारा अपनी पंचवर्षीय 1998 में दूसरी व्यापारिक नीति घोषित की गई पंचवर्षीय। तो उसके वार्षिक अनुक्रम में अप्रैल 2000 में सेज की अवधारणा लाई गई। अप्रैल 2000 में अप्रैल 2000 में सेज की अवधारणा लाई गई। आपसे पूछा जाए कि भारत में सेज की अवधारणा स्पेशल इकोनॉमिक जोन का कंसेप्ट कब लाया गया, तो आपका उत्तर होना चाहिए भारत में स्पेशल इकोनॉमिक जोन की अवधारणा अप्रैल 2000 में लाई गई। 1965 में भारत सरकार ने ईपीजेड का कंसेप्ट लाई थी। उन्नीस सौ पैंसठ में ईपीजेड का कंसेप्ट 1965 में लाया गया। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट का कंसेप्ट 1981 में लाया गया। 1981 में लाया गया। ईपीआईपी का कंसेप्ट 94 में लाया गया, लेकिन इम्प्लीमेंट या 97 में शुरू हुआ। और स्पेशल इकोनॉमिक जोन का कंसेप्ट 2000 में लाया गया। यह निर्यात के क्षेत्र में उठाए गए महत्वपूर्ण संस्थागत कदम है, इंस्टीट्यूशनल स्टेप है। 1965 में एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन, 1981 में एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जोन, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट की कंसेप्ट, 1994 में एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क, निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क की अवधारणा लाई गई, जिसे 97 में इंप्लीमेंट किया गया। अप्रैल 2000 में स्पेशल इकोनॉमिक जोन की, इस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले अभी हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो अभी हमने एक सिंगल पॉइंट आपको फैक्ट बताया कि भारत में सेज कब लाया गया, इन विच ईयर इंट्रोड्यूस बाय सेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो भारत में सेज को अप्रैल 2000 में लाया गया। भारत में सेज की अवधारणा चाइना से ली गई है। आपसे पूछा जाए कि भारत में सेज की अवधारणा कहां से ली गई है, चाइना से ली गई है। चाइना में 1978 में पहला सेज बना। चाइना में 1978 में पहला सेज बना। भारत में 22 वर्ष बाद हम सेज की कल्पना, सेज की अवधारणा को इंडियन इकोनॉमी में हमने प्रस्तुत किया। तो भारत में सेज की अवधारणा कब आई, अप्रैल 2000 में। एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन 1965 में आई। भारत में सेज की अवधारणा चाइना से ली गई। 1998 में जब भारत सरकार द्वारा अपनी दूसरी पंचवर्षीय व्यापारिक नीति घोषित की गई, तो उस नीति में कहा गया था कि हम अपने विदेशी व्यापार को प्रोत्साहित करना चाहते हैं, हम अपने विदेशी व्यापार को बढ़ावा देना चाहते हैं,
हम अपने विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए अनेक कदम उठाएंगे। संस्थागत उसी अनुक्रम में सेज का कंसेप्ट लाया गया। जब अप्रैल 2000 में भारत की वार्षिक व्यापार नीति घोषित की गई तो उसमें कहा गया कि गुजरात के पोसीतारा, जो गुजरात के पोरबंदर बंदरगाह के पास पोसीतारा में पहला सेज बनाया गया। दूसरा तमिलनाडु के कोरन बंदरगाह के नानगुनेरी क्षेत्र में बनाया गया। तो भारत का पहला स्पेशल इकोनॉमिक जोन पोसीतारा गुजरात में और दूसरा तमिलनाडु में बनाया गया। तो यह तूतीकोरन बंदरगाह के पास है और यह गुजरात के पोरबंदर के पास है। यह अब प्रश्न उठता है कि व्हाट इज स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन का ऑब्जेक्टिव क्या है? मुख्य प्रश्न कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन का ऑब्जेक्टिव क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे। स्पेशल इकोनॉमिक जोन विशेष आर्थिक क्षेत्र, एक विशेष प्रकार का प्रशुल्क मुक्त क्षेत्र होता है जो घरेलू सीमा के अंदर स्थित होते हुए भी प्रशुल्कों की दृष्टि से एक वैदेशिक क्षेत्र माना जाता। हमने कहा कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन इस एक विशेष प्रकार का प्रशुल्क मुक्त क्षेत्र होता। स्पेशल इकोनॉमिक जोन इज ए स्पेसिफिक काइंड ऑफ area which is free from custom duties under domestic boundary, परंतु यह घरेलू क्षेत्र के अंदर होते हुए भी एक वैदेशिक क्षेत्र के तरह ट्रीट किया जाता है। इट इज ट्रीटेड एज ए फॉरेन टेरिटरी, फॉरेन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कस्टम। यह घरेलू क्षेत्र के अंदर एक वैदेशिक क्षेत्र के सदृश ट्रीट किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य निर्यात को बढ़ावा देना है। आपसे पूछा जा प्रशुल्क मुक्त क्षेत्र क्या होता है, विशेष आर्थिक क्षेत्र क्या होता है, तो आप कहना विशेष आर्थिक क्षेत्र घरेलू सीमा के अंदर स्थित एक विशेष प्रकार का क्षेत्र होता जो विदेशी व्यापार के संदर्भ में एक वैदेशिक क्षेत्र के सदृश माना जाता। यहाँ से होने वाली प्रत्येक आर्थिक और व्यापारिक गतिविधियां आयात और निर्यात के नियमों दिशा निर्देशों से संचालित होती। अब समझिए कैसे फ्री मूल प्रशुल्क मुक्त क्षेत्र होता। सामान्यतया जब हम एक देश किसी अन्य देश से वस्तु मंगाते हैं तो इसे आयात कहा जाता। जब किसी देश द्वारा दूसरे देश को वस्तुओं को बेचा जाता है तो इसे निर्यात कहा जाता। अंडरस्टूड। जब हम वस्तु दूसरे देश को बेचते हैं, भेजते हैं तो दैट इज एक्सपोर्ट। दूसरे देश से हम परचेज करते हैं, दूसरे देश से मंगाते हैं तो इंपोर्ट कहलाता। इस दौरान हमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर कस्टम ड्यूटीज देनी पड़ती है, सीमा शुल्क देना पड़ता। अब देखिए जैसे सपोज दैट हम दो सर्किल, यह आपका जो है, जो हम कह रहे हैं कि यह कराची है और यह दिल्ली है। अगर
कराची से कोई वस्तु दिल्ली जाती है तो कराची के लिए एक्सपोर्ट माना जाएगा और दिल्ली के लिए इंपोर्ट माना जाएगा। जहां वस्तुएं हम भेजते हैं वह एक्सपोर्ट होता है और जब हम मंगाते हैं तो इंपोर्ट होता है। यह तो सामान्य प्रक्रिया हो गई। अगर हम दो घरेलू क्षेत्र की बात करें, यह हमारा दिल्ली है और यह हमारा कांडला है, यह दोनों भारत के शहर हैं। अगर सामान्य स्थितियों में दिल्ली से कोई वस्तु कांडला जाती है या कांडला से दिल्ली आती है तो इसे आयात निर्यात नहीं माना जाता। परंतु अगर कांडला के स्पेशल इकोनॉमिक जोन से वस्तु चाहे मुंबई जा रही हो, चाहे दिल्ली जा रही हो, चाहे सूरत जा रही हो, चाहे गांधीनगर जा रही हो, इसे विदेशी व्यापार के नियमों के सदृश ट्रीट किया जाएगा। यदि कांडला से कोई वस्तु गांधीनगर ही क्यों न जा रही हो, कांडला से कोई वस्तु अहमदाबाद जा रही हो, तो इसको निर्यात के रूप में और आयात के रूप में देखा जाएगा। विशेष आर्थिक क्षेत्र के माध्यम से होने वाली प्रत्येक गतिविधि को विदेशी व्यापार का हिस्सा माना जाता, विदेशी व्यापार के तरह कार्य किया जाता है। यहाँ पर भुगतान जो होता है वह विदेशी मुद्रा में करना पड़ता। यहाँ आयात निर्यात संबंधी नियमों को लागू किया जाता। घरेलू व्यापार के नियम यहाँ पर लागू नहीं होते। अंडरस्टूड। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर विशेष आर्थिक क्षेत्र की अवधारणा को परिभाषित करते हुए कि विशेष आर्थिक क्षेत्र घरेलू सीमा के अंदर स्थित एक विशेष प्रकार का वैदेशिक क्षेत्र है। विशेष आर्थिक क्षेत्र घरेलू सीमा के अंदर स्थित एक विशेष प्रकार का आर्थिक क्षेत्र जहां से होने वाली प्रत्येक आर्थिक और वाणिज्यिक गतिविधियों को वैदेशिक नियमों के माध्यम से वैदेशिक व्यापार के तरह संचालित किया जाता। यहां से होने वाली प्रत्येक गतिविधि आयात और निर्यात कहलाती है। अंडरस्टूड। या विशेष आर्थिक क्षेत्र का जो मुख्य उद्देश्य होता निर्यात को बढ़ावा देना, निर्यात के माध्यम से विकास को प्रोत्साहित करना, यह उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है। जब स्पेशल इकोनॉमिक जोन की अवधारणा लाई गई उस समय संसद द्वारा इस संदर्भ में कोई कानून नहीं बनाया गया था। विशेष आर्थिक क्षेत्र का कंसेप्ट भारत में मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव पर लाया गया था। मंत्रिमंडल द्वारा पारित एक संकल्प प्रस्ताव मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए निर्णय के आधार पर लाया गया था। क्लियर हुआ? तो भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र की जो अवधारणा है शुरू में मंत्रिमंडल द्वारा पारित संकल्प प्रस्ताव के आधार पर लाई गई, लेकिन बाद में कुछ डिस्प्यूट हुए तो इसको डिफाइन करने का निर्णय लिया गया और भारत सरकार द्वारा एक अधिनियम बनाया गया जिसे कहा जाता है विशेष आर्थिक क्षेत्र। विशेष आर्थिक क्षेत्र विकास एवं नियमन अधिनियम। विकास और नियमन अधिनियम 2005। सेज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट
2005। मई 2005 में भारतीय संसद द्वारा सेज को रेगुलेट करने के लिए सेज के संदर्भ में विधायी प्रावधानों को सृजित करने के लिए एक अधिनियम पारित किया, जिसे राष्ट्रपति द्वारा जून 2006 में स्वीकृति प्रदान की गई। संसद ने इस अधिनियम को 2005 में पारित किया। राष्ट्रपति महोदय ने जून 2006 में इसे स्वीकृति प्रदान किया और इस अधिनियम को 2006 में लागू किया गया। फरवरी 2006 में यह अधिनियम लागू हुआ। क्लियर? सेज को रेगुलेट करने के लिए, सेज के डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए यह अधिनियम बना। इस अधिनियम में सेज के ऑब्जेक्टिव और सेज के संदर्भ में मानक और दिशा निर्देश तैयार किए गए। तो इसमें अधिनियम में सेज का उद्देश्य क्या बताया गया? पहला उद्देश्य सेज का बताया गया, निर्यात को बढ़ावा देना। सेज का यह पहला उद्देश्य है, निर्यात को बढ़ावा देना, बढ़ावा देना। और दूसरा उद्देश्य सेज का रोजगार सृजन करना, और रोजगार सृजन करना। यह सेज के दो मुख्य ऑब्जेक्टिव। There are two main objectives of SAGE. First objective is to promote export and second objective is to create employment, to generate employment. पहला ऑब्जेक्टिव है निर्यात को बढ़ावा देना, दूसरा ऑब्जेक्टिव है रोजगार को बढ़ावा देना। इन दो उद्देश्यों को लेकर के बनाया गया, लेकिन इसके अलावा सेज के अन्य उद्देश्य, इनको प्राथमिक उद्देश्य मुख्य तौर पर कहा जाता है। यह दोनों क्या है? यह दोनों ऑब्जेक्टिव जो हैं सेज के प्राथमिक ऑब्जेक्टिव हैं, प्राथमिक उद्देश्य। सेज के यह प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। अंडरस्टूड? अब सेज के जो अन्य उद्देश्य है वह द्वितीयक उद्देश्य, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है। सेज के द्वितीयक उद्देश्य, सेज के द्वितीयक उद्देश्य द्वितीयक उद्देश्य, सेज के द्वितीयक उद्देश्य। देखिए, सेज का द्वितीयक उद्देश्य पहला विदेशी निवेश को आकर्षित करना, विदेशी निवेश को आकर्षित करना, निवेश को आकर्षित करना, आकर्षित करना। दूसरा, निजी निवेश को आकर्षित करना, निजी निवेश को आकर्षित करना। आकर्षित करना। तीसरा बता, गुणवत्ता युक्त, गुणवत्ता युक्त आधारिक संरचना का निर्माण करना, आधारिक संरचना का निर्माण करना, गुणवत्ता युक्त आधारिक संरचना का निर्माण करना। चौथा, विकास और व्यापार के लिए, विकास और व्यापार के लिए
उपयुक्त वातावरण का निर्माण करना, उपयुक्त वातावरण का निर्माण करना। पहला ऑब्जेक्टिव हमने क्या बताया? विदेशी निवेश को आकर्षित करना। दूसरा, निजी निवेश को आकर्षित करना। तीसरा, गुणवत्ता युक्त आधारिक संरचना का निर्माण करना। चौथा, हमने आपको बताया विकास और व्यापार की के लिए उपयुक्त वातावरण को सृजित करना। पांचवा, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना। यह हमारा सेज के स्पेशल इकोनॉमिक जोन का सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है। द्वितीय का आपसे पूछा जाए कि सेज का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो सेज का मुख्य उद्देश्य निर्यात को बढ़ावा देना और रोजगार उत्पन्न करना। और यह जो मैंने आपको ब्लैक बोर्ड पर नोट किया है, यह सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। विदेशी निवेश को आकर्षित करना, घरेलू निवेश को, निजी निवेश को आकर्षित करना, गुणवत्ता युक्त आधारिक संरचना का निर्माण करना, विकास और व्यापार के लिए उपयुक्त वातावरण का निर्माण करना, एटसेट्रा। इसको लेकर के जो है सेज की स्थापना की गई। सेज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट में इन उद्देश्यों को बताया गया। इस अधिनियम में क्या क्या प्रावधान किए गए उसके बारे में हम जिक्र करते हैं। सेज अधिनियम 2005 के प्रमुख प्रावधान क्या थे, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। देखिए, सेज में पहला कहा गया कि सेज की स्थापना कम से कम 1500 हेक्टेयर भूमि में की जाएगी। सेज की स्थापना कम से कम 1500 हेक्टेयर भूमि में की जाएगी। सेज की स्थापना कम से कम 1500 हेक्टेयर भूमि में की जाएगी, हेक्टेयर भूमि में की जाएगी। बाद में इसे कम करके सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश पर कम करके 1000 हेक्टेयर कर दिया गया। 1000 हेक्टेयर कर दिया गया। कहा गया कि सेज की स्थापना कम से कम 1000 हेक्टेयर में भूमि में की जाएगी। परंतु यहां पर विशेष राज्यों जो भौगोलिक और आर्थिक दृष्टि से विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है, 11 राज्य जो थे उनको इस लिमिट से एग्जम्प्ट किया गया। पहाड़ी राज्यों और गोवा को, उत्तर पूरब के 8 राज्य, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड जो देश के पहाड़ी राज्य हैं, इनको इस सीमा से एग्जम्प्ट किया गया, अलग रखा गया। क्योंकि यहां पर एक जगह इतनी जमीन मिलना संभव नहीं है, इसलिए इसको एग्जम्प्ट किया गया। क्लियर हुआ? किया गया कि इन यहां पर हार्ड एंड फास्ट नहीं। गोवा एक छोटा राज्य है, नगरीकृत अधिकरण अधिक, उसको इस राज्य से एग्जम्प्ट किया, इस लिमिट से एग्जम्प्ट, यानी कि सेज से अलग रखा गया। सेज वहां पर भी बनाए जाएंगे, लेकिन वहां जरूरी नहीं है कि 1000 हेक्टेयर भूमि में ही बनाया जाए। कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए भी सेज को के लिए लैंड सीमा अलग अलग रखी गई, चाहे वह बायोकेमिकल्स हो या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो या ऐसे
या रत्न एवं आभूषण से संबंधित सेज हो, उन पर यह सीमा लागू नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट, फिर कहा गया कि जहां पर सेज बनेगा, जितने भूमि में बनेगा, उसके 30% भूभाग पर, उसके 30% भूभाग पर प्रोडक्टिव एक्टिविटीज शुरू होना जरूरी है। उसके 30% भूभाग पर प्रोडक्टिव एक्टिविटीज शुरू होना जरूरी है, होना चाहिए। रिमेनिंग पार्ट पर नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज होनी चाहिए। क्लियर हुआ? शेष पर 30 पर एटलीस्ट 30% पर प्रोडक्टिव एक्टिविटीज होनी चाहिए और रिमेनिंग पार्ट पर नॉन प्रोडक्टिव। मार्केट इस्टेब्लिश कर सकते हो, स्कूल बना सकते हो, स्विमिंग पूल बना सकते हो, एयरपोर्ट बना सकते हो, एटसेट्रा। यह प्रोविजन किया गया। नेक्स्ट कहा गया कि प्रत्येक सेज के लिए भारत सरकार द्वारा सेज डेवलपमेंट कमिश्नर की नियुक्ति की जाएगी। प्रत्येक सेज के लिए भारत सरकार द्वारा सेज डेवलपमेंट कमिश्नर की नियुक्ति की जाएगी, जो सेज पर नजर रखेगा, सेज में होने वाली गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए उपयुक्त कदम उठाए। नेक्स्ट पॉइंट, फिर कहा गया कि सेज में स्थापित इकाइयों को टैक्स हॉलिडे दिया जाएगा। सेज में स्थापित इकाइयों को 15 वर्ष तक टैक्स हॉलिडे दिया जाएगा, लेकिन आफ्टर ईच 5 ईयर पर टैक्स में हॉलिडेज में कर छूट में कमी की जाएगी। शुरू के 5 वर्षों में 100% टैक्स में छूट दी जाएगी। नेक्स्ट 5 ईयर 6 to 10 ईयर में 50% की रिबेट होगी और 10 to 15 ईयर में 25% की रिबेट दी जाएगी और यह रिबेट 15 वर्ष तक जारी रहेगी। 15 वर्ष के बाद उन्हें टैक्स में छूट नहीं दी जाएगी। यह प्रोविजन किया गया। सेज में स्थापित इकाइयों को टैक्स में छूट दी जाएगी, लेकिन यह छूट स्टेप बाय स्टेप कम होती जाएगी। अंडरस्टूड? फिर कहा गया कि सेज डेवलपर जो होगा उसे इंडिविजुअल इनकम टैक्स में 100% टैक्स में छूट 15 वर्षों तक दी जाएगी। सेज डेवलपर को इंडिविजुअल टैक्स में 100% छूट प्रदान की जाएगी। यह प्रोविजन किया गया था। धीरे धीरे छूट को कम करने की दिशा में भी कदम उठाए गए, प्रावधान किए गए। कहा गया कि सेज को रेगुलेट करने के लिए, सेज को संचालित करने के लिए विशेष नियम बनाए जाएंगे। सामान्य सरकार का इसमें कोई इंटरफेयर नहीं होगा। प्रत्येक सेज के संदर्भ में सेज डेवलपमेंट कमिश्नर द्वारा जो होगा उपयुक्त कदम उठाया जाए। अंडरस्टूड? सेज के बारे में कहा जाएगा कि एज पॉसिबल, एज मैक्सिमम पॉसिबल, जितना अधिक से अधिक संभव होगा सेज की स्थापना नॉन एग्रीकल्चर लैंड में की जाएगी। सेज की स्थापना नॉन एग्रीकल्चर लैंड में की जाएगी। कृषि भूमि पर इसको स्थापित करने से बचा जाएगा। एक प्रोविजन। फिर कहा गया कि सेज की स्थापना पब्लिक सेक्टर, सेज की स्थापना प्राइवेट सेक्टर, सेज की स्थापना पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, वैदेशिक क्षेत्र एक्सटर्नल सेक्टर में भी की जा सकती है। सेज की स्थापना पब्लिक, प्राइवेट और एक्सटर्नल सेक्टर में की जा सकती है। सेज ज्वाइंट सेक्टर में भी स्थापित
या ज्वाइंट सेक्टर, डोमेस्टिक लेवल पर भी हो सकता है, फॉरेन लेवल पर। भारत सरकार और विदेशी सरकार के दो उपक्रमों के बीच भी सेज की स्थापना के लिए समझौता हो सकता है। सेज पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के बीच स्थापित हो सकता है। क्लियर। सेज की स्थापना को अंतिम रूप से स्वीकृति प्रदान करने का काम केंद्र सरकार के आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा दिया जाएगा। आपसे प्रश्न पूछा जा कि सेज को अंतिम रूप से स्वीकृति कौन प्रदान करता, तो आपका उत्तर होना चाहिए सेज को अंतिम रूप से स्वीकृति केंद्र सरकार के आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा दी जाती है। आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। तो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति यह डिसाइड करती है कि सेज को मान्यता दी जा या नहीं दी जा। अंडरस्टूड। आगे बढ़ते हैं। सेज की स्थापना जो प्राइवेट सेक्टर में की जाएगी, उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट जमीन अधिग्रहण नहीं करेगी। सेज के लिए केवल सरकारी सेज के लिए भारत सरकार के नियमों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। सेज के लिए जो सरकारी सेज होंगे, उन्हीं के संदर्भ में जमीन का अधिग्रहण भारत सरकार के नियमों अनुसार राज्य सरकार करेगी। प्राइवेट सेक्टर में बनने वाले सेज को जमीन अधिग्रहण राज्य सरकारें नहीं करेंगी। प्राइवेट सेक्टर के जो सेज होंगे, उनको बाजार दर पर जमीन खरीदनी पड़ेगी। केंद्र सरकार के और राज्य सरकार वहां पर उपयुक्त परिस्थितियां उत्पन्न करेंगी, बाधाएं दूर करेंगी, लॉ एंड ऑर्डर को सुनिश्चित करेंगी, लेकिन अन्य सभी गतिविधियों को निजी क्षेत्र को देखना होगा। अंडरस्टूड। यह सेज के संदर्भ में स्पष्ट प्राविजन किए गए। टाइम टू टाइम सेज के संदर्भ में अलग दिशा निर्देश जारी किए जाते रहे हैं, आज भी किए जा रहे हैं, पहले भी किए जा रहे हैं। तो सेज के संदर्भ में कहा जाता है कि सेज विकास का इंजन के संकल्पना के रूप में, सेज विकास के एक टापू की परिकल्पना के रूप में भारत में लाया गया। लगभग सेज के 25 वर्ष होने जा रहे हैं। अब यह मूल्यांकन का समय आ गया है कि हमें मूल्यांकन किया जाए कि सेज के क्या एडवांटेज हुए, सेज के क्या डिसएडवांटेज हुए, इस पर क्लियरली मूल्यांकन किया जाना चाहिए। अंडरस्टूड। यहीं पर प्रश्न उठता है कि सेज के पॉजिटिव इफेक्ट क्या है, सेज के निगेटिव इफेक्ट क्या है, इसको लेकर के हम चर्चा करें कि सेज के सकारात्मक पहलू क्या है, सेज के सकारात्मक पहलू, सकारात्मक पहलू, सेज के नकारात्मक पहलू, नकारात्मक पहलू। वर्तमान में सेज की स्थिति, वर्तमान में सेज की स्थिति और उसकी प्रासंगिकता, उसके प्रासंगिकता, यह पॉइंट हमें डिस्कस करना है।
जो मुख्य परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। इसे हम अपनी अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी हम यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी पूछे कुछ सॉल्व करेंगे, जो प्रारंभिक परीक्षा में आपसे पूछ जाता रहा। सबसे पहला प्रश्न हम एक दे रहे हैं, सेज की अवधारणा भारत में कब लाई गई? कब लाई गई? सेज की अवधारणा भारत में कब लाई गई? आपके 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। उन दो, ये अच्छा। इस तरह से सिंपल क्वेश्चन, सेज की अवधारणा भारत में कब लाई गई? तो सेज की अवधारणा भारत में अप्रैल 2000 में लाई। 1965 में हमने कहा ईपीजेड लाई गई। 1981 में एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट लाई गई। 1994 में ईपीआईपी लाया गया। वर्ष 2000 में स्पेशल इकोनॉमिक जोन लाया गया। तो स्थापना को लेकर के भी प्रश्न पूछे, इनके कभी कभी मैचिंग्स का क्वेश्चन पूछा जाता, तो इनके क्रम को लेकर के भी पूछ दिया जाता। तो यह प्रश्न बना। तो हमने आपको बताया कि सेज की स्थापना अप्रैल 2000 में की गई, और ये सब भी उद्देश्य इनका भी लगभग एक है, लेकिन अलग अलग वर्षों में बनाए गए, जिनको अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। सेज, यह भी प्रश्न कि भारत में सेज का कंसेप्ट कहां से लाया गया? तो भारत में सेज की अवधारणा चाइना से ली गई। यह भी एक प्रश्न आपको बनता है, या यह भी प्रश्न आपका एक बनेगा। भारत का पहला सेज कहां बना है? भारत का पहला सेज कहां बनाया गया? भारत का पहला सेज कहां बना है? पहला कांडला, बी पॉइंट जामनगर। फिर इसके बाद पोशितारा, नानगुनेरी। देश का पहला सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन पोशितारा में बनकर तैयार हुआ अप्रैल 2000 में। पब्लिक सेक्टर के तत्वाधान में पोशितारा और नानगुनेरी दोनों में सेज बनाने की बात की गई थी। दोनों जगहों पर बनाया गया, लेकिन पहले पोशितारा में बनाया गया। पोशितारा गुजरात के पोरबंदर जिले के में स्थित है। यह पोरबंदर बंदरगाह के पास एक स्थित है। क्लियर हुआ? तो पोशितारा में देश का पहला स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना। देश का में इकोनॉमिक्स स्पेशल इकोनॉमिक जोन का कंसेप्ट चाइना से लिया गया। अंडरस्टूड? तो अभी हम बता, यहां से फैक्ट वाइज भी क्वेश्चन, उद्देश्यों को लेकर के डीप में क्वेश्चन जाएगा, 1 2 3 करके प्रश्न पूछा जाएगा। स्टेटमेंट बेस, उस पर भी हम आगे क्वेश्चन कराएंगे। तो मित्रों, अभी हमने स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बारे में डिस्कस किया कुछ कल इसी को आगे हम बढ़ाएंगे। विशेष आर्थिक क्षेत्र के पॉजिटिव इफेक्ट क्या है, निगेटिव इफेक्ट क्या है, इनकी वर्तमान में स्थिति क्या है, इनका सिग्निफिकेंस क्या है,
वर्तमान में लेकर भारत सरकार इनमें क्या संशोधन किया, क्या किया इत्यादि के बारे में। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहिए। धन्यवाद।